दिन होता है 7 दिसंबर 2025। सुबह के 11 बज रहे होते हैं। हल्की हल्की सर्दी का मौसम होता है और तभी यमुनानगर के प्रतापगंज थाने में एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल पे बताया जाता है कि दरअसल जगाधरी पोंटा साहिब रोड पर एक सफेदा की नर्सरी है और उस नर्सरी में एक सरकटी युवती की लाश पड़ी हुई है। ये सुनने के बाद एक पुलिस टीम जो है उस घटनास्थल के लिए रवाना हो जाती है। पुलिस की टीम जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां पे लोगों की काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। पुलिस जो है भीड़ को साइड करती है और घटनास्थल तक पहुंचने का प्रयास करती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि युवती के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होता और युवती का जो सर है वो तेज धारदार हथियार से काट दिया गया होता है। पुलिस जो है गहराई से इस घटनास्थल की जांच करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या कोई ऐसी वस्तु या फिर कोई ऐसा निशान इस बॉडी के पास है जिससे इस बॉडी की तफ्तीश की जा सके। इसके साथ ही पुलिस जो है वहां पे घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और क्राइम सीन रिक्रिएशन टीम को बुला लेती है। पहली बार की पुलिस को लगता है कि हो सकता है किसी ने इस लड़की का जो है रेप करके उसकी पहचान छिपाने के लिए सर काट के बॉडी को यहाँ पे डंप कर दिया हो। यही अंदेशा होता है और इसी अंदेशे के साथ जो है छानबीन की जाती है। डॉग स्क्वाड टीम आती है। डॉग स्क्वाड वहां पे थोड़ी बहुत इंक्वायरी करते हैं, बट जो डॉग्स होते हैं वो नर्सरी के अंदर ही तकरीबन 20 मीटर की दूरी पर जाकर एक जगह रोड के पास रुक जाते हैं। मानो जो ट्रेल है महक की, जिसकी वजह से डॉग जो है अपराधी या फिर क्राइम का पता लगाते हैं, वो ट्रेल वहीं कहीं टूट गई, जिससे पता चलता है कि जो भी क्रिमिनल्स थे वो उसी रोड पर किसी वाहन के जरिए निकल गए थे, जिसकी वजह से वो ट्रेल वहीं गुम हो गई थी। जिसके बाद फॉरेंसिक टीम भी अपना काम करती है और क्राइम सीन रिक्रिएशन टीम भी वहां पे अपना काम करती है। कुछ पुलिस वाले जो है वहां पे मौजूद लोगों से पूछताछ करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि सबसे पहले इस बॉडी को किसने देखा था। पता चलता है कि पहली बार जिसने इसको देखा उसका नाम है विजय और वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो यहाँ पर नर्सरी में ही मजदूर का काम करता है। विजय पुलिस को बताते हैं कि दरअसल वो गुरुद्वारे से पानी लेने के लिए जा रहा था और तभी अचानक से उसे झाड़ियों में ये लाश दिखाई दी और उसने इसकी जो है सूचना अपने मालिक को दी और मालिक ने तत्काल प्रभाव से 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस टीम को इसके बारे में सूचना दी। फिलहाल पुलिस टीम के पास उस लड़की की पहचान के नाम पर कुछ नहीं होता। आसपास के गांव में भी ये खबर फैल चुकी होती है, लेकिन आसपास के गांव से भी लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाती है। पुलिस जो है उस लड़की की बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए मुकुंद लाल हॉस्पिटल में उसको भेज देती है। मुकुंद लाल हॉस्पिटल में जब बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को अब ये पता चल चुका होता है कि लड़की की जो उम्र है 25 से 30 साल के बीच है। साथ ही साथ डॉक्टर की टीम ये भी पुष्टि कर देती है कि उस लड़की के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती या फिर रेप जैसी कोशिश नहीं की गई है, यानी कि जो पहला शक था पुलिस का कि हो सकता है इस लड़की के साथ दुराचार हुआ हो, वो यहाँ पर खारिज हो चुका होता है। लेकिन अभी भी पुलिस के पास कोई भी ठोस ऐसी निशानी नहीं होती जिससे लड़की की शिनाख्त की जा सके। बस ये पता होता है कि लड़की के दाहिने पैर में एक काला धागा बंधा हुआ है और लड़की के पेट पर जो है एक बर्थ मार्क है। इसके अलावा पुलिस के पास कुछ नहीं होता। 2 दिन का वक्त गुजर जाता है, अभी भी लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाती है। धीरे धीरे करके 6 दिन यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन लड़की जो है अभी भी लावारिस होती है। ना लड़की का सर मिला होता है, ना ही लड़की की कोई पहचान हुई होती है। 6 दिनों के बाद जो है पुलिस अपने तरीके से उस लड़की की शव का क्रियाकर्म कर देती है। 6 दिन का वक्त गुजर गया होता है और अभी तक इस लाश की जो है तफ्तीश नहीं हुई होती। ऐसे में मीडिया का प्रेशर और ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का प्रेशर जो है पुलिस के ऊपर होता है। अब पुलिस को जल्दी से जल्दी इस केस को जो है सॉल्व करना होता है, लेकिन पुलिस के पास एक परेशानी ये होती है। दरअसल ये बॉडी जहां पर मिली थी वो हरियाणा और उत्तराखंड का बॉर्डर इलाका होता है और यहाँ पे पुलिस कंफ्यूज होती है कि दरअसल जो क्रिमिनल आया था, जो इस बॉडी को लेकर, इस लड़की को लेकर यहाँ पे आया था, वो उत्तराखंड से आया था या फिर हरियाणा से आया था। पुलिस बहुत कंफ्यूज थी। ये भी हो सकता था कि ये लड़की हरियाणा की हो या फिर ये भी हो सकता था कि ये लड़की उत्तराखंड की हो। ऐसे में पुलिस जो है थोड़ा सा असमंजस में होती है, लेकिन पुलिस को कार्रवाई तो शुरू कर दी थी। ऐसे में पुलिस जो है अब सबसे पहले गुमशुदा केसों की तरफ अपनी नजर दौड़ाती है। दरअसल पुलिस जो है आसपास के 3 जिलों के गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट निकलवाती है। पिछले 10 दिनों में जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी, 25 से 30 की उम्र की या फिर 16 से 30 की उम्र की, उनकी डिटेल्स निकलवाई जाती है। दरअसल ऐसे में जब पुलिस जो है गुमशुदगी के आंकड़े निकलवाती है तो हैरान रह जाती है। पुलिस जो है आसपास के 3 जिलों का आंकड़ा निकलवाती है, पिछले 10 दिनों में जो लड़कियां गायब हुई थी उनका डेटा, और ऐसे में 50 से प्लस लड़कियां 10 दिनों के अंदर में लापता होती हैं और जिनकी पुलिस चौकियों में एफआईआर दर्ज हुई होती है। अगर इसके अलावा कुछ ऐसे केसेज हों जो एफआईआर के रूप में ना दर्ज हो सके तो वो इससे अलग होते हैं। ये पुलिस प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान लगाते थे। लेकिन जहां पर ये युवती की लाश मिली थी प्रतापनगर, उस इलाके में एक भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। अब पुलिस क्या करती है, जो ये 50 से ज्यादा का डेटा था उन सबके पेरेंट्स को एक एक करके कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि इन सभी युवतियों में से वो युवती नहीं थी जिनकी इन्हें लाश मिली हुई थी।
लेकिन पुलिस हार नहीं मानने वाली थी, क्योंकि पुलिस को जल्दी से जल्दी ये केस सॉल्व करना था। तो ऐसे में पुलिस जो है उस इलाके के 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाती है और एक टीम जो है सीसीटीवी फुटेज पर लग जाती है और काम करती है। पुलिस जो है उस इलाके में क्राइम टाइम के बीच में एक्टिव सभी वाहनों पर मुस्तैदी से नजर रख रहे होते हैं और सीसीटीवी में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उन्हें शायद इस लीड की तरफ ले जाने वाला था। दरअसल पुलिस को एक स्विफ्ट कार दिखाई देती है जिसके अलॉय व्हील्स में लाइट लगी होती है। दरअसल ये कार जो है मल्टीपल टाइम्स जो है उसी रोड पर पुलिस को दिखाई देती है और कुछ देर बाद यही कार जो है हथनी बैराज कुंड की तरफ भी जाती हुई पुलिस को दिखाई देती है। हालांकि सर्दी का वक्त होता है और रात के ये 11 बजे का वक्त हुआ होता है, तो उस टाइम बहुत कम वाहन होते हैं जो उस इलाके में एक्टिव होते हैं। तो ऐसे में पुलिस जो है उस वक्त उस टाइमलाइन के बीच में जो भी वहां पे फोन कॉल्स या फोन वगैरह एक्टिव थे उनकी सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर निकलवाने के बाद पुलिस जो है काफी मेहनत करती है और इस काफी मेहनत मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ एक लीड लगती है। दरअसल ये लीड जो है पुलिस को सहारनपुर के मोहम्मद बिलाल के पास लेकर जाती है। मोहम्मद बिलाल जो है 25 वर्ष का एक लड़का जो पेशे से कैब ड्राइवर होता है। पुलिस उसके घर पहुंचती है। 13 दिसंबर 2025 को उसके घर पे उसकी बहन का निकाह हो रहा होता है। निकाह के बीचों बीच पुलिस पहुंचती है और मोहम्मद बिलाल को अरेस्ट कर लेती है। ऐसे में सभी जो वहां पे गेस्ट उपस्थित होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि आज इसकी बहन की शादी है और ऐसे में पुलिस जो है इनके घर पर क्या कर रही है। लेकिन ये बात बिलाल को अच्छी तरीके से पता होता है कि पुलिस उनके घर पर क्या कर रही है। पुलिस बिलाल को लेकर पुलिस चौकी चली जाती है और वहां पे बिलाल से पूछताछ शुरू की जाती है। हालांकि शुरुआती पूछताछ में बिलाल बिल्कुल इंकार करता रहता है कि शायद वो इस लड़की को नहीं जानता है, लेकिन पुलिस उसे कहां छोड़ने वाली थी। जब पुलिस या अंदाज में तफ्तीश शुरू की जाती है तो मोहम्मद बिलाल टूट जाता है और मोहम्मद बिलाल कुछ ऐसी बातें डिस्क्लोज करता है जिसे सुनने के बाद ये केस जो है बिल्कुल खुल जाता है। दरअसल मोहम्मद बिलाल बताता है कि जो युवती की लाश आपको मिली है उस युवती का नाम है उमा और उमा उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब पुलिस वाले उमा की फैमिली को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि दरअसल उनकी बेटी की लाश मिली है और उनकी बेटी को मोहम्मद बिलाल नाम के शख्स ने मार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ से पुलिस को जो जवाब मिलता है वो सुनकर पुलिस वाले भी थोड़ा हैरान रह जाते हैं। दरअसल उमा की फैमिली से बताया जाता है कि उनकी लड़की जो है 12 साल पहले ही मर चुकी है। अब पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, लेकिन दरअसल इसके पीछे कुछ और कहानी होती है। वो कहानी ये होती है कि वक्त होता है 2012 का। उमा तब 17 साल की एक लड़की होती है और उमा की शादी फिक्स हो गई होती है। अगले दिन उमा की शादी का दिन होता है। ऐसे में पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल होता है। उमा भी काफी खुश नजर आ रही थी। उमा ने खुद से अपने शादी के लिए शॉपिंग की थी और अपने गहने पसंद किए थे, या जो भी सारी क्रियाएं होती हैं शादी में वो सभी में जो है उमा बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। रात 10 बजे का वक्त होता है। उसकी छोटी बहन जब कमरे में आती है तो उस वक्त जो है उमा अपने कमरे में नहीं मिलती और इस खबर से पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। दरअसल सोसाइटी में सम्मान का ऐसा प्रेशर होता है, लोग सोचते हैं कि वो क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे कि उनकी लड़की अपनी शादी वाले दिन भाग गई। ऐसे में घर वाले अपने सम्मान को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में उमा के जो मामा होते हैं वो सामने आते हैं और वो अपनी लड़की की शादी उसी मंडप में उसी लड़के के साथ करा देते हैं और अपनी लड़की को विदा कर देते हैं। लेकिन इस घटना के बाद जो है उमा के परिवार वालों ने उमा को मृत मान लिया और ये कसम खा ली कि अब आगे जीवन में कभी भी उमा से उनका कोई भी संबंध नहीं होगा। उमा उनके लिए मर चुकी है और यही बात होती है जो पुलिस को वो बताते हैं कि दरअसल उमा उनके लिए मर चुकी है। दरअसल उमा जो है अपने पड़ोसी जॉनी के साथ भाग गई थी। जॉनी जो है एक हैंडीकैप्ड पर्सन होता है, लेकिन वो मेहनत करके उमा के साथ अपने जीवन के सपने शुरू करता है। उमा और जॉनी की शादी को 11 साल हो गए होते हैं, लेकिन इनकी शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाती और इन दोनों का जो है आपसी सहमति के बाद तलाक हो जाता है। इनका 11 साल का बच्चा होता है जिसका नाम होता है ऋषभ। हालांकि ऋषभ की कस्टडी उसके पिता जॉनी को मिल जाती है, लेकिन उमा जो है अपने बच्चे से प्यार करती थी तो बीच बीच में वो जो है अपने बच्चे से मिलने जाया करती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी उमा के पास आ जाया करता था। अब उमा जो है बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। वक्त होता है 2023 का। इसी बीच उसकी मुलाकात जो है मोहम्मद बिलाल से होती है। मोहम्मद बिलाल जो है पेशे से एक कैब ड्राइवर होता है। मोहम्मद बिलाल से मुलाकात के बाद जो है उनकी नजदीकियां काफी बढ़ जाती हैं, उनका मिलना जुलना बढ़ जाता है और ऐसे में यह मुलाकात धीरे धीरे एक सीरियस प्यार में बदल जाती है। हालांकि उमा की तरफ से तो ये सीरियस ही था, लेकिन बिलाल की तरफ से ये एक सोची समझी साजिश थी। दरअसल बिलाल सिर्फ टाइम पास कर रहा था, लेकिन वो इसके साथ ही साथ उमा को कमिटमेंट भी कर रहा था। उसके साथ जीने मरने की कस्में भी खा रहा था। बिलाल की तरफ से भले ही ये कस्में झूठी थी, लेकिन उमा जो है उसको सीरियसली ले रही थी। और एक वक्त आता है जब उमा जो है अपने और बिलाल के इस रिश्ते को एक सामाजिक नाम देना चाहती है। वो इस बारे में बिलाल से बात करती है। शुरुआती दौर में बिलाल जो है इसके लिए सहमत रहता है और इसी तरीके से दोनों की लाइफ चलती रहती है। लेकिन अचानक से एक बार बिलाल जो है ना नुकुर करता है और ऐसे में 29 नवंबर को इन दोनों के बीच में है एक लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद जो है थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है।
और जब लड़ाई में मामला बिगड़ जाता है तो बिलाल उसी दिन डिसाइड कर लेता है कि दरअसल उसको उमा को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक अलग पहलू था। वो पहलू ये था कि बिलाल के घर वाले उसका निकाह कराना चाह रहे थे और इसीलिए वो जगह जगह लड़की देख रहे थे। और इसी बीच बिलाल का जो निकाह होता है वो फिक्स हो जाता है। दरअसल 13 दिसंबर को बिलाल की बहन का निकाह होता है और 14 दिसंबर को बिलाल की निकाह का दिन जो है मुकर्रर होता है। अब ऐसे में बिलाल की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। दरअसल उसको लगता है कि अगर उमा ने उसके घर जाकर उसकी पोल खोल दी तो जहां से उसका निकाह होने वाला है वो टूट जाएगा और समाज में उसकी बदनामी होगी। और इस बदनामी के डर से मोहम्मद बिलाल ने एक फुल प्रूफ प्लान अपने दिमाग में बना लिया। दरअसल मोहम्मद बिलाल डिसाइड कर लेता है कि उसे किस तरीके से उमा को अपने रास्ते से हटाना है। वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बहाने उमा को बोलता है कि 6 दिसंबर शाम को हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए चलेंगे। 6 दिसंबर को जो है बिलाल एक स्विफ्ट गाड़ी लेकर आता है और उमा को अपने साथ लेकर निकल जाता है। पहले वो काफी सारी मस्ती करते हैं, घूमते हैं बाहर, और फिर उसके बाद जो है मोहम्मद बिलाल अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाता है। दरअसल मोहम्मद बिलाल ने पहले ही सोच रखा था उसे क्या और कैसे करना है, उसके दिमाग में पूरी तैयारी थी। रात के 7 बजे का वक्त होता है, लेकिन अभी जो है काफी चहल पहल होती है क्योंकि सैटरडे का दिन होता है तो लोग फ्री होते हैं। ऐसे टाइम में अभी उसको कोई भी ऐसा शांत इलाका नहीं दिखता जहां पे वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। ऐसे में वो पहले डिसाइड करता है कि वो कहीं पर एक होटल ले लेता है और कुछ टाइम वहां स्पेंड करेगा, उसके बाद इत्मीनान से अपने काम को खत्म करेगा। लेकिन उसको होटल कहीं मिल नहीं पाता क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है, तो होटल उसे नहीं मिल पाता। फिर वो गाड़ी में ही घूमते रहते हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव कर चुका होता है गाड़ी मोहम्मद बिलाल। ऐसे में अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और जल्दी से जल्दी जो है अपने काम को अंजाम देना चाहता है। वो गाड़ी को जगाधरी पोंटा साहिब रोड की तरफ लेकर निकल जाता है। काफी दूर चलने के बाद उसको रास्ते में एक खाली फील्ड दिखाई देता है। वहां साइड में वो गाड़ी को नीचे उतार लेता है और वहां पर वो रोमांस शुरू करता है। जब वो रोमांस कर रहे होते हैं वो एक एक करके जो है उमा के सारे कपड़े उतार देता है और उसके बाद पीछे की सीट पर जाता है और जहां से अचानक से सीट बेल्ट के थ्रू वो उमा के गले को घोंट देता है। वो सीट बेल्ट को तब तक जकड़ कर रखता है जब तक उमा के शरीर बिल्कुल शांत नहीं हो जाता। जब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि अब उमा मर चुकी है, वो पीछे सीट से बाहर आता है और आगे की सीट पर बैठकर एक बार फिर से गाड़ी को लेकर बाहर सड़क पर आ जाता है। उसकी गाड़ी पर बगल की सीट में उमा की लाश पड़ी होती है और तभी वहां पे लाइट जो है उसकी सीट पर पड़ती है। अब उसको डर लगने लगता है कि कोई उसकी सीट पर उमा की लाश को देख ना ले। इसके लिए वो जल्दी जल्दी में गाड़ी को आगे निकालता है और वहां पर जो सफेदा नर्सरी होती है उसके पास में उसको सुनसान जगह दिखाई देती है। वहां साइड में गाड़ी को रोकता है। गाड़ी को रोकने के बाद जो है आगे की सीट से उमा की लाश को खींचता है और बाहर नर्सरी में झाड़ियों के पीछे लेकर जाता है। उसके बाद दोबारा वो वापस आता है गाड़ी में और जो पहले से ही उसने एक छुरा वहां पे छुपा के रखा था अपनी गाड़ी में उसको निकालता है और बॉडी के पास लेकर जाता है और वहां पर धीरे धीरे करके जो है उमा के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उसके सर को वो एक पॉलीथीन में डालता है और साथ ही साथ उसके सारे कपड़े उसी पॉलीथीन में इकट्ठा करता है और सावधानी से उसे अपनी गाड़ी में रख लेता है। जिसके बाद वो उसके धड़ को वहीं छोड़ देता है और गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। वहां पास में ही एक बहुत ही गहरी खाई होती है। उस खाई में उस लड़की के सर को और उसके पास जो भी कपड़े थे या उसकी पहचान की जो चीजें थी उनको उठाकर उस गहरी खाई में फेंक देता है। और अब मोहम्मद बिलाल का जो प्लान है वो कामयाब हो चुका था और मोहम्मद बिलाल को लग रहा था कि बिल्कुल वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उस लड़की के पीछे उसके आगे पीछे कोई उसका जानने पहचानने वाला था नहीं जो उसकी हाल खबर ले। और दूसरी बात, उसने उस लड़की के सर को जो है इतनी गहरी खाई में फेंक दिया था जहां से उसका सर मिलना नामुमकिन था और उसने उसकी लाश पर कोई भी ऐसी निशानी नहीं छोड़ी थी कि जिसकी वजह से उस लड़की की लाश की पहचान हो जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस की ईमानदारी से की गई तफ्तीश और मेहनत की वजह से मोहम्मद बिलाल पकड़ा गया। मोहम्मद बिलाल ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया था और अब जो है पुलिस के सामने ये सबसे बड़ा सवाल था कि लड़की का सर कहाँ है, क्योंकि बिना सर मिले, बिना लड़की की आइडेंटिटी मिले जो है वो उस केस को क्लोज नहीं कर सकते थे, ना ही मोहम्मद बिलाल को सजा हो सकती थी। तो जिस गहरी खाई के बारे में मोहम्मद बिलाल ने पुलिस को बताया था, पुलिस की टीम वहां पर जाती है और वहां से जो है उस युवती का सर काफी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ लग जाता है। साथ ही साथ वो स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद कर ली जाती है जो इस हत्याकांड में शामिल थी। मोहम्मद बिलाल की इस कृत्य के बारे में जब उससे निकाह होने वाली लड़की के परिवार को पता चलती है तो उससे वो हर तरीके का रिश्ता खत्म कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो है हमें कई सारे पहलू पर सोचने के लिए मजबूर करती है। दरअसल हमें ये भी सिखाती है कि आज के टाइम में एकाकी रहना हमारे लिए कितना खतरनाक है। अगर हमें किसी कारणवश एकाकी रहना भी पड़ रहा है तब भी हमें इतना ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए कि हमें जानने सुनने वाला कोई हो ही ना। कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको हमारे होने या ना होने से फर्क पड़े, ताकि कभी अनफॉर्चुनेट अगर हमारे साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो कम से कम हमारी खबर लेने वाला तो कोई हो। साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज और भी हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। अगर हमें कभी भी कोई भी ऐसी चीज या ऐसा वक्त या ऐसा पर्सन लगे कि जो हमारे लिए सेफ नहीं है,
तो उस बारे में जरूर हमें विचार करना चाहिए। यहाँ पर गलतियां कई सारी हुई थी जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। दरअसल पहली गलती तो उमा से हुई थी, जो 17 साल की उम्र में वो अपनी शादी के दिन ही अपने घर से भाग गई थी। उसका दूसरा जो सबसे गलत डिसीजन था कि उसका जॉनी के साथ भी डाइवोर्स हो गया था, जहां पे वो इकलौता जो उसका एक रिश्तेदार मात्र बचा था जॉनी, उससे भी दूर हो जाती है। उसके बाद उसके परिवार वाले उससे पहले ही दूर हो चुके थे। और दोस्तों यही एक कड़ी थी उमा के पास जिसका फायदा मोहम्मद बिलाल ने उठाया। दरअसल मोहम्मद बिलाल को पहले ही पता था कि ये लड़की अपना एकाकी जीवन गुजार रही है और इसके आगे पीछे इसके बारे में सोचने वाला, इसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए उमा जो है उसका आसान शिकार थी और वो आसानी से उसकी हत्या करके वहां से बच निकलता। और यही बिलाल की सोच थी जिसकी वजह से उसने इस खतरनाक प्लान को अंजाम दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस केस की डिटेलिंग पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।